नमस्कार। अभी हमने पिछले वीडियो में क्लास 12 हिंदी जो गीतान पुस्तक है इसका हमने पहला और दूसरा पार्ट देखा, मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखा हुआ। अब तीसरा पार्ट आज शुरू करेंगे। जो दूसरे पार्ट में आपने सुना था कि जो यशोधर बाबू की पत्नी थी, अब वो पत्नी पति के अनुरूप नहीं रही, बिल्कुल उसकी विचारधारा बदल गई। जो उसके बेटे बेटियां हैं, आधुनिक परिवेश में वो पले हैं, तो बिल्कुल आधुनिकीकरण का वातावरण उसकी पत्नी को भी आ गया। वो भी अब सजने लगी, यानी कि सज धज करके निकलने लगी अपनी बेटी के कहने के अनुसार। तो यशोधर बाबू सोचते हैं कि बताओ तो इस बुढ़िया को अब इस उम्र में सजना संवरना आ रहा है, ये कहीं निकलेगी, इसकी तो बदनामी होगी ही, और साथ साथ में मुझे भी लोग टोकेंगे किसकी पत्नी है ये। तो कभी कभी वो यशोधर बाबू अपनी पत्नी को चिढ़ा देते, टोक देते, क्योंकि धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली भी आधुनिकताओं का आचरण करने लगी है। यशोधर बाबू उसको चढ़ाते हुए कहने लगते हैं कभी कभी, सानियर बुढ़िया, कि देखिए तो बुढ़िया कितनी शौकीन हो गई है, चटाई का लहंगा, शरीर कैसा है, बिल्कुल जैसे चटाई लपेटे हो, फिर भी सजी धजी है। बूढ़ी मुंह में मुहासे हैं इस बुढ़िया के, और ऐसे सज धज के निकलती है अपनी बेटी के साथ। तो क्या करेंगे लोग, करें तमाशे, यानी कि समाज के लोग जो भी इसको देखेंगे उसका तमाशा बनाएंगे। तो विद्रोह में मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, उसकी बातों को अनदेखा कर देते हैं यशोधर बाबू। लेकिन कभी कभी ये भी स्वीकार करते हैं कि ये ऐसे निकलेगी तो बदनामी तो बेइज्जती तो हमारी भी होगी, किसकी पत्नी है ये, ऐसा सोचते हैं। अच्छा, अब जिस जगह वो चले जा रहे रास्ते में, सोचते जा रहे, विचार करते जा रहे कि कैसा माहौल बदल गया हमारे घर का, कितना वातावरण इंसान की सोच में बदल गया। तो जिस जगह किसंदा का क्वार्टर था उस जगह वो खड़े हो गए, देखने लगे कि इस क्वार्टर में, यहाँ पर क्वार्टर पहले था हमारे गुरु का, वो यहाँ पर रहा करते थे। तो वहां खड़े होकर उन्होंने एक गहरा निःश्वास लिया, यानी कि गहरी सांस ली। वहां पर गहरी सांस को छोड़ते हुए उन्होंने यशोधर जी से ने अपने आप से ही पूछा, अपने आप से ही प्रश्न किया, क्या यह बेटर नहीं होता, ये अच्छा नहीं होता कि किसंदा की तरह हम भी घर गृहस्थी के बवाल में ना पड़े होते, ना पाला होता, लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती, यानी कि हमने शादी ना की होती तो आज ये बच्चे जो हमारे बिल्कुल विपरीत चले गए, पत्नी भी बिल्कुल बदल गई है, तो हमें ये सब चीजें ना देखना पड़ती। तो एक तो ये चीज सोचते हैं कि जैसे हमारे गुरु जो किसंदा थे, जैसे उनने शादी न की तो हम भी शादी न करते तो अच्छा रहता। फिर दूसरी तरफ उनका ध्यान जाता है, दूसरी तरह से वो सोचते हैं कि लेकिन हमारे जो गुरु किसंदा थे उनका बुढ़ापा अच्छी तरह से व्यतीत नहीं हुआ, सुखी व्यतीत नहीं हुआ, क्योंकि उनकी न पत्नी थी, न बच्चे थे, कोई साथ देने वाला भी नहीं था। तमाम साथियों ने, उनके जो साथ में नौकरी करने वाले लोग थे किसंदा के, किसी ने हौज खास में, किसी ने ग्रीन पार्क में, किसी ने कैलाश, कहीं ना कहीं जमीन खरीद ली और मकान बनवा लिए। लेकिन जो हमारे गुरु किसंदा थे उनका कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं गया कि हम भी जमीन खरीद ले, मकान बना ले। और बनाते भी क्यों, कौन उनका परिवार था कि पत्नी थी, किसके लिए बनवाते। रिटायर्ड होने के, अच्छा रिटायर्ड हो गए थे जब हमारे गुरु किसंदा, जिन्होंने हमें नौकरी दिलवाई थी, तो रिटायर्ड होने के 6 महीने बाद जब सरकार ने आदेश दिया कि भैया आप तो आप रिटायर्ड हो गए, आपकी कुर्सी खाली हो गई, कृपया जिस क्वार्टर में रहते थे आप वो खाली कर दीजिए, अब जो इस सीट पर आएंगे उनको ये क्वार्टर दिया जाएगा। तो खाली करने का जब समय आया तो हद हो गई उनके द्वारा उपकृत। अच्छा देखिए, इन्होंने किसंदा ने कितने लोगों का भला किया, कितने लोगों को नौकरी दिलवाई, कितने लोगों को आश्रय दिया, लेकिन उनके रिटायर्ड होने पर उनके इतने शिष्य हो गए थे कि किसी शिष्य ने उनको ये नहीं कहा कि चलो गुरुजी आपने हमारा जीवन बनाया तो बाकी जिंदगी आप हमारे यहाँ रह करके व्यतीत कर लो। तो किसी ने भी पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू, उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव, यशोधर बाबू कहते मैं भी ऐसा प्रस्ताव नहीं रख पाया कि आप हमारे यहाँ बने। अच्छा, क्यों प्रस्ताव नहीं रख पाया यशोधर बाबू ने, क्योंकि तब तक उनकी भी शादी हो चुकी थी, उनके भी बच्चे, पत्नी आ गई थी, बच्चे हो गए थे, शादी हो चुकी थी, और 2 कमरों के क्वार्टर में 3 संयुक्त परिवार भी रहा करते थे। तो बताओ किसंदा को अब कैसे रखें। तो उन्होंने भी कोई पेशकश उनको रखने की नहीं की। तो रिटायर्ड होने के बाद जब उनसे क्वार्टर छीन लिया गया, छुड़ा लिया गया, तो किसंदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर के रहे, और कुछ समय रहने के बाद अपने पैतृक गांव, जहां के वो मूल निवासी रहे होंगे, जहां उनकी जन्मभूमि रही होगी, उस पैतृक गांव में लौट आए, जहां सिर्फ वहां रहने के साल भर बाद ही उनकी मृत्यु की सूचना आ गई। साल भर बाद ही मृत्यु की सूचना आ गई।
वो ज्यादा पेंशन नहीं खा सके, ज्यादा पेंशन प्राप्त नहीं कर पाए, साल ही भर उन्हें पेंशन मिल पाई रिटायर्ड होने के बाद और उनका देहांत हो गया। विचित्र बात यह है कि उसे कोई बीमारी नहीं हुई, कोई बीमारी से नहीं मरे, किसी प्रकार की बीमारी उनको किसंदा को नहीं हुई। बस रिटायर्ड होने के बाद जहां से वो रिटायर्ड हुए, अच्छा परिवार तो इनका था नहीं, शादी थी नहीं की थी, ना बच्चे थे, तो वहां सब लोगों के जब तक ऑफिस में कार्य करते थे हंसमुख बने रहते थे, चेहरा प्रसन्नता से भरा रहता, इतने लोगों से मिलना जुलना होता। लेकिन जब रिटायर्ड होकर के अपने घर में आ गए तो दिन प्रतिदिन इनका चेहरा और शरीर मुरझाता और सूखता रहा। जब उनके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, जब उनकी बिरादरी के किसी एक भाई से हमने पूछा कि आखिर इनकी हमारे गुरु की किसंदा जी की, कृष्णानंद पांडे जी की मृत्यु कैसे हुई, तो यशोधर बाबू को यही जवाब दिया कि जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ, किस वजह से मृत्यु हुई। अच्छा, जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, फिर हमने अपने मन ही में पूछ रहे हैं यशोधर बाबू कि हमने अंदाजा लगाया कि जिन लोगों की शादी नहीं होती, बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, तो उनकी रिटायर्ड होने के बाद जो हुआ होगा से ही मौत हो जाती होगी, यह जानते हैं यशोधर जी। अच्छा, बच्चों का तो अंदाजा लगाते हैं अपने मन में ही कि बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं, पिता की आज्ञा की अवहेलना कर देते हैं, उनकी बातों का अनुसरण नहीं करते, थोड़ी मनमाने ढंग के बच्चे जरूर हैं क्योंकि आधुनिकता के परिवेश में पले बढ़े हैं। ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उसके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। अंदाजा लगा रहे कि हमारे बच्चे बिल्कुल बातें नहीं मानते, तो हो सकता है हमारा बुढ़ापा भी सुखमय व्यतीत न हो पाए। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष जिससे उन्होंने सब कुछ सीखा, यानी कृष्णानंद पांडे किसंदा से सुनी हुई बात, यह बात नहीं भूले कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। भली अभी लड़के हैं, लड़कपन है, जब जिम्मेदारियां आएंगी तो अपने आप समझ आ जाएगी, सांसारिक ज्ञान उनको प्राप्त हो जाएगा। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, अब अपने युवावस्था की बातें कर रही थी, जब मैं युवा था, युवावस्था में यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किसंदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की। किसंदा भी उनको बताया करते, जब मैं युवावस्था मेरी थी, जब मैं जवान था, तो मैंने भी कई प्रकार की शरारतें की। इसलिए वो अपने आप में संतोष कर लेते, चलो बच्चे हैं, आज थोड़ी बिगड़ रहे हैं, लेकिन आगे चल करके जब समय आएगा सुधर जाएंगे। किसंदा ने मुझे ये भी बातें बताई कि मैं भी जब युवावस्था में था तो ककड़ी चुराना, किसी की ककड़ी चुरा लेता, गर्दन मोड़ के मुर्गी को मार डालना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो का सिनेमा देख करके आ जाना, जाने कौन कौन से मैंने कर्म किया, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मैंने ना किया हो। ये किसंदा बताते थे उनको, यशोधर बाबू को। तो सोचते हैं यशोधर बाबू की चलो कोई बात नहीं, आज लड़के बिगड़े हैं, कल सुधर जाएंगे, जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी, तब सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किसंदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है कि ज्यादा सोच विचार हमें नहीं करना है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं कि हमारे बच्चे भी कुछ इसी तरह के हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते तो मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर तक मौज कर लेता। यानी कि अगर पिता न खत्म हुए होते, हमारे ऊपर जिम्मेदारी का भार न आया होता, तो हम भी नौकरी की तलाश में न जाते। तो और लड़के जो अपना सुखमय जीवन व्यतीत करते रहते हैं अपनी युवावस्था में, बाल्यावस्था में, तो वो जीवन हम भी व्यतीत करते, हम भी इन चीजों में अभी ना पड़ते, खेलते कूदते आराम करते, मौज मस्ती करते, क्योंकि सोचते हमारे ऊपर अभी माता पिता का साया है, हमें क्या करने की जरूरत। लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई तो हमें ये नौकरी तलाशना पड़ी। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुछ कुल मिलाकर अच्छा लगता है कि चलो कैसे भी हमारे बच्चे हैं, बिगड़े हैं, सुधर जाएंगे, लेकिन वो सनात है। हमारे ऊपर से पिता का साया उठ गया था, लेकिन हमारे बच्चों पर अभी पिता का साया है, वो सनात है, अच्छा लगता है उन्हें ये बात सोचना। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार कर लेते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है। यानी कि और दुनिया को देखें तो चलो उनसे तो ठीक है, हमारे बच्चे अभी काफी हद तक सही हैं, और दुनिया के लोगों की अपेक्षा उनकी रीत मंजूर करें। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने DDA फ्लैट के लिए पैसा ना भर के
भयंकर भूल की, यानी कि हमारे लड़के उनका सोचते हैं यशोधर बाबू के कि हमारे पिताजी को बब्बा कहते थे वो बच्चे, यानी यशोधर बाबू को बब्बा कह करके संबोधित किया करते थे उनके बच्चे। तो सोचते हैं देखो, तो और लोगों के पिताजी ने कई फ्लैट ले लिए, कई प्रकार की बिल्डिंगें बना ली, लेकिन हमारे जो बब्बा हैं ये भी इन्होंने जीवन पर्यंत नौकरी की, ठीक है, और ये इन्होंने कुछ जमीनें नहीं खरीद पाई, यानी कि डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल कर ली इन्हें भी कोई फ्लैट ले लेना चाहिए था। किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किसंदा की यह उक्ति अब भी जचती है। कौन सी, क्या संदेश दे गए थे किसंदा आखिरकार यशोधर बाबू को? वो समझा गए थे कि जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख व्यक्ति होते हैं, मूर्ख लोग ही मकान बनाते हैं और जो सयाने होते हैं वो उसमें निवास करते हैं। यानी कि मूर्ख लोग मकान बना करके चले जाते हैं, जो सयाने होते हैं वो उसमें रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर। देखो किसंदा की इनकी सोच है ये यशोधर बाबू की कि जब तक मैं नौकरी में हूं, सरकारी नौकरी है, तो सरकार की तरफ से मुझे क्वार्टर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, और जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो गांव का पुश्तैनी घर भी है बस, और क्या चाहिए, रहने के लिए घर है। तो ये उनकी सोच है यशोधर बाबू की। लेकिन लड़के अब आधुनिक वातावरण में पले हैं, उनकी सोच अलग है कि तो बताओ सर्विस में रहे और एक भी फ्लैट नहीं ले पा रहे हैं। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है, जो गांव का उनका पुश्तैनी घर था वो भी टूट फूट चुका है यशोधर बाबू का, और उस पर इतने लोगों का हक है, कई लोग अभी परिवार उनका गांव में रहता है। तो यशोधर बाबू अगर सोचते हैं कि हम गांव में चले जाएंगे रिटायर्ड होने के बाद, तो ये गलत सोचते हैं। उसमें भी इनके परिवार के कई लोगों का हक है, ये लड़के सोच रहे हैं वहां जाकर बसना, रिटायर्ड के बाद अगर गांव में जाकर के बसेंगे, उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी होना, उसका जीर्णोद्धार कराएं, उसकी मरम्मत करवाएं, बेकार के झगड़े मोल लेना होगा, वहां पर अपना अधिकार जताना। अब परिवार के लोग चिढ़ेंगे कि बताओ जीवन पर्यंत ये बाहर रहे और अब मरते वक्त यहाँ आ गए, तो फालतू का लड़ाई झगड़ा मोल लेना। यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं कि ये सब होगा। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं, थोड़ी बहुत तर्क करते हैं बच्चे कि बताओ अगर ऐसी स्थिति आएगी रिटायर्ड होने के बाद तब आप क्या करोगे, तो जवाब देते नहीं बनता है यशोधर बाबू को। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि कोई बात नहीं, हमें मकान बनाने की क्या आवश्यकता है। अरे हमारे रिटायर्ड होने के समय तक उनका कोई ना कोई लड़का रिटायर्ड होने से पहले सरकारी नौकरी पा जाएगा, सरकारी नौकरी में लग जाएगा और क्वार्टर उसके पास बना रहेगा। जैसे अभी हमें नौकरी के वक्त हमें क्वार्टर है, तो हमारे 3 लड़के हैं, कोई ना कोई सरकारी नौकरी में पहुंच ही जाएगा रिटायर्ड होने के पहले, तो उसको क्वार्टर मिल जाएगा, तो हम लोग वहां निवास कर लेंगे, है कि नहीं। फालतू में क्यों पैसा बर्बाद करना, क्यों मकान बनाना। अब भी पत्नी द्वारा कभी कभी पत्नी भी तर्क दे देती है अपने पति को यानी यशोधर बाबू को। क्या कह देती है, कभी कभी भविष्य का प्रश्न उठा देती है। तो यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं, आगे समय में हम बताएंगे। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ जैसा आप सोचते हो कि आपके रिटायर्ड होने के पहले लड़का नौकरी पर नहीं लगा, गांव में गए, जो हमारे परिवार का हक है उनका, अगर उनने हमें निकाल दिया, फिर क्या होगा। कई प्रकार के प्रश्न वो पत्नी अगर कर देती है, तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए। यशोधर बाबू को समझाती है कि सिर्फ आज की स्थिति ना देखो, आगे भविष्य की सोच करके भी चलो। तब यशोधर बाबू टिप्पणी कर देते हैं कि सब तरह से सोचने वाली हमारी बिरादरी में नहीं होते, हमारी सोच वाले जैसा हम सोचते हैं ऐसे कुछ अलग विचारधारा के लोग कुछ अलग ही हैं, हम लोग ऐसा नहीं सोचते आगे तक का। उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं, जैसे कृष्णानंद पांडे जी हंसा करते थे। अच्छा, जितना ही इस लोग को की जिंदगी यशोधर बाबू की यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है। अब मन उदास है क्योंकि लड़के अपने अनुरूप नहीं है, समझाना है, वो भी सोचते हैं कि हाँ कुछ हम हो सकता गलत कर रहे हो, कुछ सही कर रहे हो, तो नकली हंसी हंसते हैं। नकली हंसी हंसने के लिए वो बाध्य है। उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं, परलोक के बारे में कि हमारी जिंदगी गुजर गई, अब बहुत कम समय, बहुत छोटी सी उम्र बची होगी, अब तो हमें परलोक सुधारना है अपना। ये लोग तो हमने कर लिया, बच्चों को बड़ा कर दिया, लेकिन हिल्ले से लगने वाले हैं, अब हमें अपना परलोक को भी सुधारना है। परलोक यत्न कर रहे, परलोक सुधारने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, या वृद्धावस्था आ गई। जैसे हमारे हिंदू धर्म में 4 आश्रम होते थे, ठीक है ना। एक आश्रम आपका वानप्रस्थ भी है और एक फिर उसके आगे सन्यास भी है, वानप्रस्थ और फिर सन्यास ग्रहण कर लेना। तो अब इस उम्र में यशोधर बाबू पहुंच गए हैं, तो क्या सोचते हैं कि अब हमें थोड़ी बदल जाना चाहिए, सांसारिक मोह माया से थोड़ी दूर होना चाहिए।
तो उन्होंने फिर ये आदतें शुरू करी, बिरला मंदिर जाना, यानी कि नौकरी करी अपने ऑफिस में, वहां से बिरला मंदिर जाना, पहाड़गंज जाना सब्जी लेने। तो बिरला मंदिर की रोज की उनकी आदत डाल ली उनने, यानी कि भगवान के कार्य में भी, भगवान की भक्ति में भी थोड़ा लीन होना है। तो बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए उन्होंने उस दिन, जिस दिन सोचते हुए चले जा रहे थे ये, तो बिरला मंदिर की तरफ तेज कदम उनके बढ़ गए। लक्ष्मी नारायण, अच्छा लक्ष्मी नारायण, भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां वहां पर स्थापित हैं, तो लक्ष्मी नारायण के सामने पहुंचे, हाथ जोड़े, असीक का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे, दर्शन किए भगवान के, और घूम करके पीछे के प्रांगण में, मैदान में वो पहुंच गए, जहां एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, गीता पर अपने उपदेश प्रसारित कर रहे थे, गीता पर प्रवचन दे रहे थे एक महात्मा जी। तो थोड़ी देर के लिए गीता का उपदेश सुनने के लिए वो वहां पर बैठ जाते हैं, सुनते हैं। अफसोस, लेकिन अफसोस है, एलास, यानी कि क्या क्या अफसोस हो गया, बैठे वहां पर हैं, शरीर बैठा है लेकिन मन उनका आज चलायमान है, मन विचलित हो रहा है, कई प्रकार के दिमाग में विचार उठ रहे हैं उनके, बैठे प्रवचन सुनने के लिए। आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का खास मन लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा? सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं, जीवन भर ज्यादा धर्म के कार्य नहीं किए, वैसे कि रोजाना मंदिर आते हो, भगवान की भक्ति रोजाना करी हो, तो जीवन पर्यंत तो धार्मिक और कर्मकांडी वो रहे नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किसंदा द्वारा स्थापित मानक उनके सामने हमेशा बने रहे, यानी कि जो उपदेश, जो संदेश वो दे गए, उसका अनुपालन जरूर उन्होंने जीवन भर किया। जैसे जैसे उम्र ढल रही है यशोधर बाबू की, जैसे जैसे उम्र ढल रही है, वैसे वैसे वही भी किसंदा की तरह सोचते हैं कि हमारे गुरु भी मंदिर जाना शुरू किया था, तो हमें अपने गुरु के अनुसार चलना है, तो हम भी मंदिर जाया करेंगे रोज। तो किसंदा की तरह रोज मंदिर जाने लगे, संध्या पूजा करने लगे, यानी कि शाम सुबह थोड़ी भगवान की पूजन अर्चन करने लगे, और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का भी प्रयास करना शुरू कर दिया उन्होंने। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं पा रहा है, यानी हम पढ़ रहे किताबें, भगवान के सामने बैठे, लेकिन हमारा मन पूरी तरीका से जैसा लगना चाहिए नहीं लग रहा, किताब खुली है लेकिन किताब में हमारा मन नहीं लग रहा, तब उससे कहते कि भाई लगना चाहिए, अपने मन को ही समझाते कि भाई तू मेरा मन है, तुझे लगना। यही तो है आपकी ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी। कुछ पेशियां ऐसी है तो जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। अब मन को समझाएं कि हे मन, तू मेरा मन है, तू लग किताबों में, पढ़, इसको समझ। तो भाई लगना चाहिए मन, लेकिन नहीं लग रहा आज मन। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं, भगवान का भजन भी हमें करना चाहिए। अब नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट, नई पीढ़ी को देकर राजपाट, अब तो सब कुछ नई पीढ़ी को हमें सौंप देना चाहिए, अपने बच्चों को सौंप देना चाहिए। और क्या करें, सौंपने के बाद तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की राह अब हमें देखना चाहिए, यानी कि सांसारिक मोह माया से थोड़ी हमें हटना चाहिए। अब जो करते हैं, जैसा करते हैं करें, अब ज्यादा लड़कों के बारे में हमें सोचना नहीं है। यशोधर बाबू अपने मन को समझा रहे कि उन्हें तो सुनना नहीं है, जवाब अलग देने लगे, पत्नी भी बताओ उनके भरे में आने लगी। तो जैसा करें वो भोगेंगे, जैसा करते हैं अच्छी बात है। हमें तो बस इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता है, आगे के जीवन को सुधारने की चिंता है। ये जीवन तो जैसा बीत गया सो बीत गया, अब आगे की शुद्ध लेना है हमें। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अब सोचते हैं अपने मन में ही सोचते जाते, अच्छा बैठे गीता का प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन बताओ मन कितना विचलित हो रहा, कितना घूम रहा, सिर्फ शरीर बैठा है। यह मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, जितना भी इसे समझाएं उतना ही मचलता है। तो उनका भी मन वैसे ही मचल रहा है। सोचते हैं कि अगर बच्चे हमारी सलाह मांगते कि पिताजी हमें ऐसा बताइए, हम ऐसा कार्य करें कि ना करें, अगर सलाह मांगे, हमारे अनुभव का आदर करें कि पिताजी की उम्र बड़ी है, हमें कोई अच्छी सलाह देंगे, अगर ऐसा करें तो हमें कितना अच्छा लगता आज के समय में। लेकिन कोई भी बेटा ऐसा नहीं कर रहा आज हमारे। अब नहीं मांगते तो ना मांगे, कोई बात नहीं, अब उनकी जिंदगी है, जैसा जीना होगा जिएंगे। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का, अरे तू मेरा मन, तू क्यों परेशान हो रहा है। यही भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। हम तो मन को समझाना चाहते हैं, लेकिन फिर ये मन हमारा फिर चलायमान है, फिर चंचल हो रहा है। अरे महिमा सुनो, जिसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं प्रवचन सुनने के लिए, गीता के उपदेश पर हमें ध्यान देना चाहिए। चलो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपने मन को स्थिर किया, सिर्फ प्रवचन पर ध्यान दिया, सुनने लगे कि पंडित जी क्या सुना रहे हैं।
ये महात्मा जी क्या सुना रहे हैं। तो देखना ये मन कितना चंचल है, कितना विचलित हो रहा है उनका मन। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जो पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, एक शब्द उनके मुख से निकला, जनार्दन। जनार्दन भगवान का पर्यायवाची, यानी कि जनार्दन शब्द सुनाई पड़ा। तो जहां से जनार्दन शब्द उनके कानों में उसकी ध्वनि पहुंची, अब बैठे शरीर बैठा है, देखना सुनना बहुत गौर से, शरीर बैठा है, लेकिन जहां से पंडित जी के मुख से जनार्दन शब्द निकला और उनके कानों ने सुना, तो उन्हें तुरंत अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। अपने जीजा जी की याद आ गई, जिनका नाम था जनार्दन, जाति जोशी थी, जनार्दन जोशी जी की याद हो आई। सोचने लगे, अब फिर मन भटक गया, परसों ही कार्ड आया है हमारे जीजा जी का, जनार्दन जोशी जी का परसों ही कार्ड आया है, उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने हमें अहमदाबाद जाना ही होगा, यही तो हम एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार हो, शरीक हो, तो अहमदाबाद हमें जाना ही होगा अपने जीजा जी का हाल देखने के लिए। ऐसा सोचते ही उन्हें यह ख्याल आया कि यह प्रस्ताव जब हम अपने बच्चों के सामने, अपनी पत्नी के सामने रखेंगे कि हम अपने जीजा जी को देखने अहमदाबाद जा रहे, तो शायद उनको ये पसंद नहीं आएगा। यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद बिल्कुल नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है बच्चे होने के बाद, यानी कि बिल्कुल इंसान की विचारधारा आज के समय में बदल गई। तो सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की तो धारणा यह है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। अच्छा, बच्चे और पत्नी क्या सोचते हैं ईश्वर बाबू की, कि बताओ तुम्हारा परिवार इतना बड़ा है, इतने सारे रिश्तेदार हैं, जब तुम्हें नहीं कोई पूछता है तो आप क्यों सबकी फिक्र करते हो। एक तरफा लगाव आप रखोगे, अगर आप सबसे ज्यादा लगाव रखोगे तो ये मूर्खतापूर्ण है आर्थिक दृष्टि से। अब जैसे कोई बीमार है, किसी की तबीयत खराब है, अब वहां जाओगे हालचाल, तो उसको कुछ पैसा भी देना पड़ेगा, उसका कुछ सहयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि भाई हमारे पास दवाई नहीं है, दवाई ले आओ। तो आर्थिक दृष्टि से ये मूर्खतापूर्ण है ऐसे भाव सोचना। ये उनके बच्चों की सोच है, यशोधर जी। लेकिन यशोधर बाबू क्या सोचते हैं, खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं कि कोई खुशी का मौका है, कोई माहौल गमजदा माहौल है, गमगीन माहौल है, तो ऐसे में एक दूसरे के यहाँ हमें शरीक होना चाहिए। यही मानवता है। वह चाहती है कि बच्चे भी, जैसी हमारी सोच है वैसे हमारे बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हो जाए, उनके मन में भी ये भावना होनी चाहिए। बच्चों को जब अगर वो समझाने लगते तो बच्चे क्रुद्ध हो जाते, गुस्सा हो जाते, नाराज हो जाते अपने पिताजी से। अभी उस दिन हद हो गई। यशोधर बाबू बता रहे हैं कि उस दिन तो हद हो गई कि कमाऊ बेटे ने, कमाऊ बेटा मतलब कौन, जो पहला बड़ा बेटा था, जो विज्ञापन कंपनी में नौकरी पा गया था, कमाऊ बेटे ने तो यह भी कह दिया कि देखो पिताजी, आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे तो मैं नहीं दूंगा, भली हमारे फूफा जी की तबीयत खराब है, यानी कि आपके जीजा जी की, तो अगर आप ये सोचो कि हम वहां जा रहे हैं थोड़ी बहुत पैसे से मदद कर दें, मैं 1 टका देने वाला नहीं हूं, मुझसे उम्मीद न रखना। ये भी कह दिया उनके बेटे ने बिना कहे। पिताजी ने जबकि अभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन फिर भी पहले से सुना दिया। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि बेटा कोई बात नहीं, मैंने तुझसे मांगा तो है नहीं, अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी शाख है, लोग बाग तुम्हारे बब्बा का इतना सम्मान करते हैं कि 100 रुपए में कहीं से भी उधार ले सकता हूं, लेकिन तुझसे नहीं मांगूंगा, कहीं से भी उधार ले सकता हूं। यशोधर जी का एक नारा है, हमारा तो शैप ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है कि हम तुम लोगों से नहीं मांगे, चाहे गैर से मांग ले, बहुत चिढ़ती है पत्नी। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है, यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं। माँ के मर जाने के बाद, सुनना गौर से, माँ के मर जाने के बाद जब माँ खत्म हो गई थी, छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बचपन में ही माता पिता गुजर गए, जैसे तैसे अनाथ इस बच्चों को यानी यशोधर बाबू को अल्मोड़ा में बुआ ने पालन पोषण किया। तो इनने क्या देखा परिवार कैसे होता, कैसे चलाया जाता, तो इनको क्या ज्ञान है। बुआ का कोई लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जिन्होंने इसका पालन पोषण किया। जहां की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते, यानी कि समाज को कुछ देखते, परिवार की जिम्मेदारियां कुछ सहन करते समझते, कुछ इन्होंने देखा नहीं, इसलिए ये अनजान है, समाज के प्रति अनभिज्ञ हैं। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए। जब जैसे तैसे उन्होंने मैट्रिक पास किया, मैट्रिकुलेशन भी नहीं कर पाए, मैट्रिक पास करके ही ये दिल्ली आ गए।
और कहां पहुंचे, वहां भी बिना परिवार वाले किसंदा के यहाँ, जिसने शादी नहीं की थी, न बच्चे थे। तो ये परिवार को चलाना, परिवार का संचालन करना कैसे जाना है। कृष्णानंद जी के साथ रहे। अब कृष्णानंद जी के साथ में जब ये रहे तो बताओ भाई आप लोग भी कि कुंवारे की गृहस्थी को देखने को क्या होता है, क्या होता है जिसकी शादी नहीं हो उसकी गृहस्थी में क्या पता चलता है। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसंदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो कि उनने जो अपने मुख से कह दिया तो तुमने बिल्कुल उसको लकीर का फकीर बन गए, यानी कि बस उसको गांठ बांध ली कि बस हमारे गुरु जो कह गए बिल्कुल सही है, कह गए, भली वो कुछ चीजें गलत कह गए हो, बस वही आदत में डाल लिया आपने। किसंदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गवई गांव से सीखा हुआ ठहरा। गांव के थे तो गांव से जो उनने ग्रामीण लोगों ने सिखा दिया था, बस वही ज्ञान वो आपको दे गए। पत्नी सिखाती है, यशोधर बाबू को सिखा रही है। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, दिल्ली भी आ गए रिटायर्ड होने के बाद, फिर भी घर परिवार नहीं बसाया। जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं, कौन से नहीं, किसके साथ हमें निर्वहन करना है, किस परिवार के साथ हमारा निर्वहन नहीं हो सकता, वो क्या जाना है, वही स्थिति आपने बना डाली। ये पत्नी समझाती है। पत्नी का कहना है कि किसंदा जो थे वो तो जन्म के बूढ़े, और तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे। वो तो बूढ़े हो गए थे तो तुम्हारा अभी पूरी तरीका से बुढ़ापा नहीं आया है कि नहीं, लेकिन फिर भी बुढ़ापे जैसी स्थिति बना डाली, बिल्कुल बुढ़ापा ओढ़ने लगे तुम अभी से। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, समझा रही है पत्नी यशोधर बाबू को, शुरू में आप बिल्कुल ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा तो क्या नहीं रखा है, हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे पहले के समय में, गजल गाते थे, गजल हुई और शहगल के गाने ये बहुत आप गुनगुनाया करते थे, लेकिन आज बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल विपरीत धारा की तरफ आप मुड़ गए हो। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, उनकी विचारधारा में कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना भी ठीक है। अगर बुजुर्ग हो गए और कार्य क्रियाकलाप वही युवावस्था जवानी जैसे, तो लोग बागों के सामने हम तमाशा बन जाएंगे। तो उनका सोचना है कि उम्र के ढलने के साथ साथ इंसान की सोच भी बदलना चाहिए, उसकी सोच में भी बुजुर्गियत आना चाहिए। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल, तुम भी बुढ़िया हो गई, मैं भी बुढ़ा हो गया जैसे तुम भी बुढ़िया हो, लेकिन मैं तुम्हारे क्रियाकलाप में चलो रोक टोक नहीं करता हूं। तो जो कार्य मुझे पसंद है, कम से कम मेरे क्रियाकलाप जो मुझे अच्छा लगता है मुझे करने दो, मुझे भी तुम रोक टोक ना करो। देखो तुम तो कितने क्रियाकलाप क्या क्या बदल गई, बुढ़िया हो गई, लेकिन लड़की के कहने के अनुसार, अपनी बेटी के कहने के अनुसार इस बुढ़िया काल में भी बगैर बाहें का ब्लाउज पहनती हो। वह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, रसोई के बाहर चप्पल पहन के ही दाल भात खा लेना। बताओ तो ऐसा काम कभी नहीं किया जो लड़की के कहने के अनुसार तुम आधुनिकता के परिवेश में बिल्कुल बदल गई। ऊंची हील वाली सैंडल पहनना जो कभी नहीं पहनी, सिर्फ हवाई चप्पल में चलती रही, आज ऊंची हील वाली चप्पल पहनती हो तुम, बुढ़िया होने के बावजूद भी। और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर तुमने शुरू कर दिए हैं। मुझे तो वही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ना, मुझे जचते हैं तुम्हारे ये काम। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक तो नहीं रहा, तुम्हारा मन है, तुम्हारी इच्छा है, जैसा करना हो करो। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जब तुम लोगों के जीवन जीने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तो मेरे क्रियाकलापों में भी आप लोगों को ऐतराज नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा कि हम भगवान के प्रवचन सुनने के लिए बैठे और बताओ तो कहां कहां हमारा मन भटक गया, अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, अच्छा ध्यान भी लगाना शुरू कर दिया, सुबह शाम थोड़ी पूजन अर्चन अब करने लगे, सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी। तो जब सुबह शाम थोड़ी ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी उनका मन किसी परम सत्ता में नहीं कि बिल्कुल नेत्र बंद कर लिए और दोनों भृत्यों के मध्य इस आज्ञा चक्र में देख रहे कि भगवान के हमें दर्शन हो जाए, तो वहां नेत्र बंद करके आज्ञा चक्र में भगवान के दर्शन तो नहीं हो रहे, इसी परिवार में लीन हो रहे हैं, वही परिवार के सभी सदस्य दिखाई दे रहे हैं उनको ध्यान मुद्रा में भी। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें, कि हमें लगता है कि अच्छी तरह से सही विधि ज्ञात हो नहीं पाई कि ध्यान कैसे लगाया जाए, तथा साथ ही वह अपने से भी कहते हैं परहैप्स ऐसी चीज के लिए रिटायर्ड होने के बाद का समय ही प्रॉपर यानी कि सही ठहरा। रिटायर्ड होने के बाद
रिटायर्ड होने के बाद हम सारे क्रियाकलाप करेंगे जो हमारे किसनदा ने किए। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्स ठहरी ये चीजें, वानप्रस्थ के लिए भी हमें तैयारी करना है। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर्ड होकर, कि जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे, हमारी नौकरी छूट जाएगी, तो हम अपने पुश्तैनी गांव जाएंगे और अपने परिवार से थोड़ी अलग रहेंगे, हटके रहेंगे। समझो हमें वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था को पूरा करना है हमें। फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये समझा रहे, समझे अपने मन को ही। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किसनदा के शब्दों में, जैसा किसनदा कहा करते थे हूबहू अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और उनके ही लहजे में कहा करते थे, जैसे टोन से वो बोला करते थे, और कहकर उनकी तरह की ही झेपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते थे। जब तक किसनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से, अच्छा जब तक दिल्ली में रहे, अपने पुश्तैनी गांव जब तक वो किसनदा नहीं पहुंचे थे, अब यशोधर बाबू नौकरी में थे उस समय, तो उनका नित्य नियम था कि चलो हमारे गुरुवर जिन्होंने हमें नौकरी दिलाई, भले ये रिटायर्ड हो गए हो, लेकिन इनका हालचाल पूछने हमें इनके घर, इनके क्वार्टर तक जाना चाहिए। तो नित्य नियम से, यानी कि रोजाना वो शाम के शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने वो जरूर पहुंचते थे। ये उन्होंने नियम में आदत डाल ली थी जब तक किसनदा दिल्ली में रहे। अब आगे क्या होता है, कैसी स्थिति बनती है, इसको आगे बताएंगे अगले पार्ट में। अभी इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।